बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसे कि सिंध जुडिशरी की जो पोस्ट्स हैं वो एडवर्टाइज्ड हो चुकी हैं, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और जो है स्टूडेंट्स बहुत एम्बिशियसली सबकी तैयारी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं सब्जेक्ट्स सिंध जुडिशरी में, उनको कवर करने जा रहे हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होती है, इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता। लेकिन क्योंकि किसी एक अगर सब्जेक्ट प्रोविंस के से रिलेटेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। जैसे हम अगर पढ़ते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और आर्बिट्रेशन एक्ट है तो वो ओवरऑल पाकिस्तान पे लग रहा है, लेकिन रेंट लॉ है, फैमिली लॉ है, या पंजाब रेंट लॉ हो गया, या सिंध रेंट लॉज हो गए, या जो है पंजाब रेवेन्यू लॉ हो गया, या सिंध का रेवेन्यू लॉ हो गया, तो उसमें स्लाइटली कहीं पे डिफरेंस है। तो इट डज मीन कि कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज हमारा जो सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर है जो हमारा, वो है सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। अब ये एक्ट क्यों बनाया गया था, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा प्रीएम्बल में कि प्रीएम्बल इसका क्या कह रहा है। अब प्रीएम्बल क्या कह रहा है कि ये लॉ बनाया जा रहा है रेगुलेशन को, रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए। किसके बीच में? जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। नंबर 2, ये उस रिलेशन के राइट्स और जो इंटरेस्ट्स हैं उन प्रेमिसेस से रिलेटेड जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में रिलेशन कायम हुआ, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि प्रीएम्बल में हमें पता चल गया कि ये लॉ क्यों बनाया गया, कि ये लॉ बनाया गया रिलेशन रेगुलेट करने के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। दूसरी बात हमें पता चली कि राइट्स और इंटरेस्ट्स जो प्रेमिसेस से रिलेटेड हैं, जो टेनेंट के हैं और जो लैंडलॉर्ड के हैं, उस प्रेमिसेस से रिलेटेड उनको रेगुलेट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। अब हमें ये पता चल गया, अब हम ऑनवर्ड चल रहे हैं। तो ये बना कब था? ये 21 नवंबर 1979 को बना था। इसके टोटल जो है वो 27 सेक्शंस हैं। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो बेसिकली शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से है कि ये एक्ट जो है इसको सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस कहते हैं 1979 को। ये जो है अप्लाई जो है एनफोर्सेबल है थ्रू आउट सिंध, प्रोविंस सिंध में ओवरऑल ये अप्लाई होता है। उसके बाद हम आगे डेफिनेशन क्लॉज पे। अब हमेशा सेक्शन 2 जो होता है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है या फिर डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो उसका डेफिनेशन क्लॉज है सबसे पहला जो है वो ए में आप बता रहा है सब क्लॉज ए में बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग मीन्स कोई भी जगह, बिल्डिंग जिसमें आपके गार्डन आ जाता है, जिसमें आपकी आउट हाउस आ जाते हैं, जिसमें आपका ओपन स्पेसेस आ जाते हैं, उसमें उसको हम बिल्डिंग कहेंगे। दूसरी बात क्या कह रहा है कि कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर वो बंदा जो सेक्शन 4 के तहत अपॉइंट किया गया है। अब सेक्शन 4 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेक्शन 4 के तहत वो बंदा कंट्रोलर अपॉइंट होता है जिसका या तो उसने कहा वर्किंग हो या हैज़ वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज अ सिविल जज का, तो उसको हम कंट्रोलर्स की पावर दे देते हैं विद इन अ जुरिस्डिक्शन। जो रेगुलेट हो रही होती हैं पहले से पावर, उसकी एडिशन में ये पावर दी जाती है जिसने 3 साल तक जो है एज ए सिविल जज सर्व किया हो या सर्व कर रहा हो, तो उसको हम कंट्रोलर कहते हैं। सेक्शन सब क्लॉज बी में ये बात है। अब दूसरी बात है कि फेयर रेंट, रेंट तो और है, लेकिन फेयर रेंट क्या? फेयर रेंट यानी वो रेंट जो कंट्रोलर अपॉइंट करेगा। जो रेंट कंट्रोलर अपॉइंट करेगा उसको हम फेयर रेंट कहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और लैंड में आ जाती है आपकी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, बल्कि वो लैंड जो प्रेमिसेस से रिलेटेड करती हैं उसको हम लैंड यहाँ पे कहेंगे। अब लैंड के बाद आती है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड वो बंदा जो प्रेमिसेस का ओनर हो। क्या? ओनर हो किसी भी प्रेमिसेस का, या वो बंदा जो अथोराइज हो टू रिसीव रेंट। उसको हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। यानी कि वो बंदा जो यहाँ रेंट जो है वो ले सके, या ओनर हो या किसी और को अथोराइज करे टू रिसीव रेंट, तो उस बंदे को हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। या वो खुद भी हो सकता है,
या अथोराइज अगर करा है कि एजेंट को या पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया किसी को भी कि आप मेरे बिहाफ पे सब चीज़ें को डील करो, तो वो भी लैंडलॉर्ड ही कहा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब पर्सनल से समझा जाए कि पर्सनल यूज़ या तो लैंडलॉर्ड खुद करे या उसकी वाइफ या उसके बच्चे या उससे रिलेटेड कोई बंदा जो उसका फैमिली में आ जाता है, तो उसको पर्सनल यूज़ में हम कहते हैं। प्रेमिसेस का मतलब क्या है? प्रेमिसेस ऐसी जगह जो रेंट पे दी जाए, ऐसी जगह जिसको हम रेंट पे देते हैं उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, लेकिन इसमें होटल इंक्लूड नहीं होती है। ठीक, होटल इंक्लूड इसमें नहीं होती प्रेमिसेस में। अब जो आय है, सब क्लॉज आय, उसमें रेंट है। रेंट में आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, जो चार्जेस हों पेएबल हों लेकिन पे नहीं किए गए, मतलब एरियर्स उसको कह सकते हैं हम। वो चार्जेस जो आपने पे नहीं किए उनको हम रेंट कहते हैं, या पेएबल हों। टेनेंट वो बंदा जो किसी जगह को किराए पे लेता है रहने के लिए, या किसी बंदे को ऑथोराइज करता है कि आप मेरी जगह पे रहो, या वो बंदा जो मर जाने के बाद उसके लीगल हेयर्स किसी भी प्रेमिसेस पे रहें या उसको डील करें, तो उस बंदे को हम टेनेंट कहते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आपके ऐसी एरिया जो मतलब कॉरपोरेशन से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपके अर्बन एरियाज आ जाते हैं। अभी हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज पूरा ही कवर हो गया। तो डेफिनेशन क्लॉज मेन होता है किसी भी एक्ट का, उसको पढ़ने के बाद आप आगे आसानी से पूरा एक्ट पढ़ सकते हो। कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो डेफिनेशन क्लॉज हर एक मेजर सब्जेक्ट हो चाहे माइनर हो, मस्ट है, वो नहीं छोड़ना। बाकी दूसरी चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेक्शन जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये मस्ट होता है किसी भी ऑर्डिनेंस का, किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का रिलेटेड जो भी है। उसके बाद हमें ये समझ आ गया। दूसरा हम चल रहे हैं अब सेक्शन 3। अब एप्लीकेबिलिटी में क्या आती है कि ये लॉ जो है वो ओवरऑल हर जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट या प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट उसको अगर किसी भी एरिया को डिफाइन करती है कि ये लॉ आपका नहीं अप्लाई होगा या इस जगह पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, तो उस एरिया को हम इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी से एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। वो नोटिफिकेशन बताएगी गवर्नमेंट या प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट जो एरियाज इस लॉ के तहत जो है वो एप्लीकेबिलिटी इस लॉ की नहीं होगी, वो बताएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हम पहले भी थोड़ा कवर कर चुके हैं कि कंट्रोलर कौन होगा, जो सिविल जज हो या रह चुका हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स और उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन हो, तो वो हम उसको एज ए कंट्रोलर अपॉइंट कर देंगे। अब उसके बाद कहता है कि अगर कोई भी बंदा एक से ज़्यादा अपॉइंट किया जाता है कंट्रोलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो सिचुएशन जिस जिस प्रेमिसेस में उसकी ज्यूरिस्डिक्शन सिचुएट करेगी या जिस जहाँ तक एक्सटेंड करेगी, वो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी। सेक्शन 5 बेसिकली इम्पोर्टेंट है एग्रीमेंट के से रिलेटेड। अब सेक्शन 5 एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट को डील करता है। ऐसा एग्रीमेंट जो कि अगर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है, यानी कि वो ऑप्शनल है, उसको रजिस्टर करना इतना लाजमी नहीं है, तो फिर अटेस्टेड उस डॉक्यूमेंट की उस अटेस्टेशन उसकी लाजमी है और साइन होना चाहिए और कंट्रोलर का उस पर सील होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद आपका जो समझा जाएगा कि आपके और एग्रीमेंट जो है लैंडलॉर्ड के बीच में वो रेगुलेट हो रहा है और आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अगर आपका कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल वो डॉक्यूमेंट है, तो या तो फिर अटेस्टेड डीड। अगर वो रजिस्ट्रेबल अभी तक नहीं है, यानी कि ये हम बात करें सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है या ऑप्शनल है, तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसकी अटेस्टेड डीड, अगर नहीं तो फिर उसकी ओरिजिनल डीड को समझा जाएगा, प्रूफ समझा जाएगा कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है, कोई रिलेशनशिप है। सिंपल।
और कुछ नहीं। मतलब दो सिचुएशंस आ गई, दो सिचुएशन में पहले में जो रजिस्ट्रेबल नहीं है और सेकंड में जो रजिस्ट्रेबल है, तो उस चीज़ में ओरिजिनल डीड और उसमें सिर्फ अटेस्टेड कॉपी समझी जाएगी कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन कायम है। उसके बाद हमारा आ जाता है रिपील्ड है, सेक्शन 6 रिपील्ड है। सेक्शन 7 to 10 जो है वो हमारा रिलेट करते हैं रेंट से, जिसमें आप आ जाते हैं हायर रेंट नॉट चार्जेबल है। उसके बाद फेयर रेंट किस तरह से डिटरमाइन होता है, पेमेंट लिमिट कौन सी होगी और पेमेंट किस तरह से रेंट की होगी। तो सेक्शन 7 से लेके 10 तक जो 4 हमारे सेक्शंस हैं SRPO के, तो वो रिलेट कर रहे हैं रेंट से। तो सबसे पहले सेक्शन 7 कहता है कि हायर रेंट नॉट चार्जेबल, मतलब कि इन केस आप यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक म्यूचुअली एग्रीड हो गया कि हमने तय कर लिया, मुआहदा हो गया हमारा कि इतना रेंट जो है मैंने देना है या आपका फेयर रेंट डिटरमाइन हो गया है, तो उससे ज़्यादा आप कोई भी चार्ज नहीं कर सकते हो रेंट, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। ये लिमिट है एक किस्म की कि आप पे उससे ज़्यादा आप कोई भी रेंट पे नहीं करोगे, ना लैंडलॉर्ड दे सकता है ना ही प्रीमाइसेस, अनलेस एंड अनटिल आपका एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज हो जाए। तो उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में फेयर रेंट की बात हो रही है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फेयर रेंट क्या है। वो रेंट जो कि लैंडलॉर्ड कंट्रोलर जो है वो डिटरमाइन करता है। अभी एप्लीकेशन कौन देता है, यहाँ लैंडलॉर्ड देता है, यहाँ टेनेंट देता है कि इस रेंट को डिटरमाइन किया जाए। अब 4 कंडीशंस को देखते हुए कंट्रोलर जो है वो फेयर रेंट को डिटरमाइन करता है। पहला कि आपकी जो सिमिलर प्रेमिसेस हैं, जिस जगह पे वो जगह ली जा रही है रेंट के लिए, प्रेमिसेस कोई ली जा रही है, तो आगे जो प्रेमिसेस हैं यहाँ पीछे जो प्रेमिसेस हैं यहाँ उन बीच में जो सारी जगहें आ रही हैं उनका रेंट कितना है। दूसरा, अगर इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स हो रही है तो वो कितना है, एनुअल वैल्यू आपकी कितनी है, और राइस इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है। अगर आपकी वो चार्जेस देखे जाएंगे तो फिर आपकी जगह का रेंट कितना होगा। तो ये 4 चीज़ें कंसीडर की जाएंगी जब भी आपका फेयर रेंट डिटरमाइन होगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहता है कि अगर एडिशन होती है, कोई इम्प्रूवमेंट होती है, कोई आप टैक्स लीव कर रहे हो, कोई पब्लिक टैक्स जो है लीव हो रहा है, तो सब सेक्शन 9 के तहत देख के कंसीडर करके फिर जो है आपका वो फेयर रेंट दोबारा से डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि अगर हम सेक्शन 9 को पढ़ें तो सेक्शन 9 में क्या बात है कि लिमिट ऑफ फेयर रेंट है। लिमिट ऑफ फेयर रेंट किस तरह से, अगर आपका फेयर रेंट डिटरमाइन हो गया, एक दफ़ा डिटरमाइन हो गया तो 3 साल तक वो ही रेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। वो चेंज अगर आई तो फिर वो दूसरी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आएगी। अब इन केस आपने जो डिटरमाइन कर लिया रेंट, आपका डिटरमाइन होने के बाद अगर रेंट बढ़ रहा है तो भी 10% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी जितना अभी एग्जिस्टिंग रेंट आप दे रहे हो, अगर आपका रेंट बढ़ा 3 साल के बाद तो भी कितना होगा, 10%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब दोबारा से चलते हैं सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के तरफ, कि उसमें क्या कह रहा है कि सेक्शन 9 को कंसीडर करने के बाद जो एडिशन होती है, जो इम्प्रूवमेंट होती है, उसको फिर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपका 3 साल का पीरियड भी हो गया, आपका 10% आप रेंट बढ़ा रहे हो, तो फिर इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई एडिशन हुई है, कोई आपका पब्लिक टैक्स लीव हुआ है, या कोई एडिशन आपने कुछ चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस में या कोई भी ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट लाई है उस जगह में, तो फिर वो चीज़ें कंसीडर करने के बाद रेंट को बढ़ाया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है सेक्शन 10, पेमेंट ऑफ रेंट से रिलेट करता है। सेक्शन 10 में क्या कहता है कि पेमेंट ऑफ रेंट के लिए सबसे पहले जो भी आपका डिटरमाइन हुआ है, म्यूचुअली एग्रीड हुआ है, तो लैंडलॉर्ड को देगा, टेनेंट उसको अपना पेमेंट देगा। अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल डेट फिक्स नहीं है, कोई डेट का मतलब आपने तय नहीं किया, तो 10th ऑफ एवरी मंथ आपने पे करना होता है रेंट अपना, एडवांस में आपने पे करना होता है। जो महीना आने वाला है उसकी 10 तारीख की जो है वो एडवांस आपने पे करना है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर लिया रेंट लेने से, तो फिर आपको पोस्टल मनी के तहत यहाँ डिपॉजिट करते हैं कंट्रोलर की ज्यूरिसडिक्शन में उसको, ताकि ये रेंट को कंसीडर किया जाए। अब जब आपने दे दिया रेंट, पोस्टल मनी दिया या रिसिप्ट ली या लैंडलॉर्ड से, या फिर आपने डिपॉजिट किया
कंट्रोलर की जो कोर्ट में उसको आपने दे दिया रेंट को, तो प्रूफ समझा जाएगा कि आपने ये रेंट पे कर दिया है। अब ये एमआरसी का भी आता है कि मिसलेनियस रेंट एप्लीकेशन जो है वो मिसलेनियस रेंट केस भी इसको कहा जाता है, कि जब आप लैंडलॉर्ड आपका रेंट रिफ्यूज़ करे लेने से, नहीं इनकार कर रहा है कि मैं इतना रेंट नहीं लूँगा, तो फिर आप कोर्ट यानी कि कंट्रोलर की जुरिस्डिक्शन में वो रेंट पे करते हो और फिर उसको एमआरसी का केस कहा जाता है। यहाँ तक हमारा सेक्शन 10 तक क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं सेक्शन 27 तक इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।